Good morning, all of you. In this part of mechanism of organic reaction, we will study about the structure, classification, stability, formation, and reaction of the carbon ion. Carbon ion is also an reaction intermediate. So first of all, we will see again the definition of reaction intermediates. Inter means in between, means the species which are formed during the reaction, which are neither reactant nor product, which have very low half-life, which are very reactive, which are very unstable. So such species are called the reaction intermediates. So the short-lived, low half-life reactive species which are formed during the reaction by the homolytic or the hydrolytic fission are called the reaction intermediates. Examples are carbocation, carbanion, free radicals, carbenes, nitrines, benzene. So in this part, we will now discuss about the carbon ion. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कार्ब एनायन मीन्स टू पार्ट है इसमें कार्ब मीन्स कार्बन एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है ये आपकी जो बनेंगी कैसे हाइड्रोलिटिक फिशन से तो देखो हमने ये एल्काइल हैलाइड्स लिए जिसमें अभी हम कार्बन आयन का जनरेशन देखेंगे तो बेस हमने पहले आपको डेफिनेशन बताई है एनी स्पीसी विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एच एटम आर कॉल्ड द बेस तो ये बेस ने देखो अपने इलेक्ट्रॉन जो नंबर 2 पोजीशन वाला जो कार्बन के ऊपर जो एच है उसको डोनेट किए तो जो एच अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एच का रहेगा तो इसलिए कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज सो मींस कार्बन आयन जनरेट हो गए तो कार्ब एनायन जो यहाँ पे बन गए इनमें कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज कार्बन के बॉन्ड कितने बच गए 3 बॉन्ड्स बच गए तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3 तो ट्राईवेलेंट है शॉर्ट लिव्ड स्पीसी है रिएक्टिव स्पीसी है रिएक्शन के दौरान बनी है कैसे बनी बाय द हाइड्रोलिटिक फिशन बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रेकेज ऑफ द CH बॉन्ड वन ऑफ द एटम टेक्स अवे बोथ द इलेक्ट्रॉन क्योंकि कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया क्योंकि बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए तो what's the definition of carbon ion? The negatively charged, trivalent, short-lived, low half-life reactive species which are formed during the reaction by hydrolytic fission are called the carbon ion. जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है कार्बोनिल से जो नेक्स्ट कार्बन है कार्बन एटम नंबर 2 जिसे आप अल्फा कार्बन भी कहते हैं तो उस अल्फा के ऊपर जो H है वो भी आपके रिएक्टिव होते हैं एसिडिक होते हैं which can easily be lost in the form of the H positive ion in presence of base उनका अब्स्ट्रक्शन और भी इजी हो जाता है तो देखो बेस की प्रेजेंस में कि बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए एच को तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए अपना भी और एच का भी तो कार्बन आयन का जनरेशन हो गया इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन आयन है इट गेट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्योंकि ये जो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद द डबल बॉन्ड तो नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे डिस्पर्सल होगा देखो ये हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देखो यहाँ पे शिफ्ट किए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्पर्सल नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन लेकिन इसमें सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर ड्रा करें जैसे अभी हमने आपको बताया कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज 3 जो बॉन्ड इसके बच जाते हैं 1 बॉन्ड क्लीवेज के बाद तो एक लोन पेयर बन गया इसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा लाइक दैट ऑफ द अमोनिया जिसकी पिरामिडल शेप होती है तो इनकी शेप भी पिरामिडल ही होगी और ये इन्वर्जन प्रोसेस को शो करते हैं देखो इन्वर्ट हो गया दैट प्रोसेस इज द इन्वर्जन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड है 1 लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 3sp3 hybrid orbitals forms the 3 sigma bond with the 3 substituents and the remaining sp3 orbital has a lone pair electrons the shape of carbon n is pyramidal like that of ammonia or the amines it has 8 electron in their valence shell around the central atom देखो कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है 3 तो बॉन्ड्स हो गए तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 2 6 और एक लोन पेयर 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो सेंट्रल कार्बन एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसे ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं
Next, classification of the carbanion, like that of the classification of the free radical and the carbocation, the carbanion can be classified in following ways, means the primary carbanion, secondary or the tertiary carbanion. So what are the primary carbanion? The carbanion in which the carbon atom having negative charge is linked या attached with one or no carbon atom are called the primary carbanion. अब इस स्ट्रक्चर में देखें, ये कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट इज अटैच्ड विद नो कार्बन एटम, एक भी देखो कार्बन नहीं है, तीनों H ही है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर को आप देखें, इसमें कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एक ही CH3 ग्रुप से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, एक ही R एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन आयन है। तो यही डेफिनेशन थी कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन की। द कार्बन आयन इन विच द कार्बन एटम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज अटैच्ड विद वन और नो कार्बन एटम इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन आयन। वन और नो की जगह इफ इट इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम तो सेकेंडरी कार्बन आयन, 3 से हो जाए तो टर्शियरी कार्बन आयन। तो सेकेंडरी कार्बन आयन की डेफिनेशन देखें, द कार्बन आयन इन विच द कार्बन एटम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम इज कॉल्ड द सेकेंडरी कार्बन आयन। स्ट्रक्चर में देखें, वो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, 2 CH3 ग्रुप से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन आयन हो गए। नेक्स्ट वन, tertiary carbon ion, the carbon ion in which the carbon atom containing negative charge is attached with 3 carbon atom are called the tertiary carbon ion. You can see in that structure the carbon containing negative charge is attached with 3 CH3 group, means 3 alkyl group or the 3 methyl group. So it is the structure of the tertiary carbon ion. तो ये क्लासिफिकेशन हो गई आपकी कार्बन आयन की, प्राइमरी, सेकेंडरी और द टर्शियरी कार्बन आयन। अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी और द टर्शियरी कार्बन आयन। तो अगर आप तीनों में देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन आयन के अंदर, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे आपने कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये प्राइमरी कार्बन आयन की देखो हमने स्ट्रक्चर ड्रा की, जिसमें एक CH3 ग्रुप अटैच है, ये सेकेंडरी जिसमें 2 CH3 हैं, ये टर्शियरी जिसमें 3 CH3 ग्रुप अटैच है। और हम ये जानते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी जब हम एक्सप्लेन करेंगे, तो क्योंकि कार्बन आयन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मोर द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। हमें ये देखना है इन तीनों कार्बन आयन में किस में नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा हो रहा है, जिसमें कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल ज्यादा होगा, तो मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि डिस्पर्सल के दौरान एनर्जी बाहर निकल जाएगी और खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मोर द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। आप अगर इन तीनों में देखें तो आपको ये लग रहा है कि जो प्राइमरी कार्बन है उसमें एक CH3 ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट वाला, प्लस आई इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा। डिस्पर्सल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाना। तो ये CH3 ग्रुप बल्कि क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन ही दे रहे हैं उस कार्बन को, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, डिस्पर्सल रुक जाएगा। तो जो प्लस आई इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप है प्राइमरी कार्बन आयन में, वो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। सेकेंडरी कार्बन आयन में देखें, देयर आर द 2 CH3 ग्रुप, 2 प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप, दे फर्दर रेस्ट्रिक्ट द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड इन टर्शियरी कार्बन आयन देयर आर 3 प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप, दे रेस्ट्रिक्ट द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किसमें हो गया, टर्शियरी के अंदर। अगर थोड़ा बहुत अगर डिस्पर्सल होगा तो प्राइमरी में ही होगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल भी कौन होगा, प्राइमरी कार्बन आयन ही सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। तो the dispersal of negative charge get hindered to a large extent in tertiary carbon ion by the 3 plus I effect alkyl group, then in secondary carbon ion and the primary carbon ion by the 2 and the 1 plus I effect alkyl group. So the stability order among the different carbon ion will be, the primary is more stable than the secondary is more stable than the tertiary carbon ion. तो इनके बीच में स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग दीज डिफरेंट कार्बन आयन, CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। पहला कार्बन आयन कैसे बना है, फ्रॉम एल्केन पार्ट, सेकंड एल्कीन पार्ट और थर्ड वन फ्रॉम दी एल्काइन पार्ट। तो इन तीनों के तीनों कार्बन आयन के अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम की, तो आप कैसे निकालेंगे, फार्मूला वही है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर।
तो वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे खुद का है, एक किसी दूसरे एटम का है, तो वो लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। तो वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। नेगेटिव चार्ज तभी आया है जब उसका एक बॉन्ड टूट चुका था और उसके पास अब नेगेटिव चार्ज है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सेकंड में देखें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसमें, तो डबल बॉन्ड के अंदर से एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हो जाता है, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड आपके कितने रह गए, एक तो डबल बॉन्ड के अंदर से सिग्मा, एक एच से अटैच है तो 2 सिग्मा, एक नेगेटिव चार्ज तो एक लोन पेयर है, तो हो गया 2 + 1 = 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम वाले कार्बन आयन को देखें तो वहां पे 3 आपके जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें से 3 में से एक ही होगा सिग्मा, 2 तो पाई है, तो एक सिग्मा नेगेटिव चार्ज की वजह से एक लोन पेयर, तो 1 + 1 = 2 इस sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम परसेंटेज एस करेक्टर देखें फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, तो sp3 में एक ही s होता है, टोटल ऑर्बिटल 4 है, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 125% s करेक्टर है। सेकंड स्ट्रक्चर में देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s1 ही है, टोटल 3 थे, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 133% s करेक्टर है। लास्ट स्ट्रक्चर में देखें sp में 1s है, टोटल 2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 150% s करेक्टर है। तो अब ये जानते हैं मोर द परसेंटेज s करेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब हमें देखना है कि out of these 3 different carbon and which one is the more stable, तो more the percentage s character more the electronegativity of the atom. So among the different carbon and जो अभी आपने देखे the negatively charged carbon atom has sp3 hybridization in structure number 1 and sp2 hybridization in structure number 2 and sp hybridization in structure number 3। और जैसे कि हम जानते हैं the carbon atom having the greater s character will stabilize the negative charge to the large extent। तो वो कार्बन जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा। तो इसीलिए जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी डिफरेंट कार्बन आयन की क्या होगी, जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन आयन है इट इज मोर स्टेबल देन द डबली बॉन्डेड देन द सिंगली बॉन्डेड कार्बन आयन। तो इस टाइप से स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ इनके बीच। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन एंड द रिएक्शन ऑफ द कार्बन आयन, मींस कार्बन आयन बनते कब हैं, किस रिएक्शन के दौरान बनते हैं और वो किन किन रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। So that's the heading, that is the formation and the reaction of the carbon ion। सबसे फर्स्ट वन कि कोई भी जो कार्बन आयन है किस टाइप से जनरेट हो, कि वो आपके जो अल्फा पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट में हो, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दे आर ऑलवेज एसिडिक, दे आर ऑलवेज रिएक्टिव, दे कैन इजीली बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द H पॉजिटिव आयन, एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो H पॉजिटिव की फॉर्म में अगर वो H लॉस हो जाएंगे तो उस कार्बन जिसके ऊपर वो H अटैच था अल्फा हाइड्रोजन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। सो कार्बन आयन कैसे जनरेट होते हैं, बाय अब्स्ट्रैक्टिंग द अल्फा हाइड्रोजन और द एक्टिव हाइड्रोजन with respect to the electron withdrawing group. So the alpha hydrogen become relatively acidic and can easily be abstracted in presence of the base, result in the formation of the carbon ion, and these carbon ion thus formed can be further stabilized by the process of resonance। देखो सबसे पहले हमने ये एलाइलिक पोजीशन ली, हम पहले बता चुके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो अगला कार्बन होता है एलाइलिक है, तो एलाइलिक कार्बन के ऊपर से H लॉस हो सकता है H पॉजिटिव की फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। देखो OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन रह गए और इस टाइप से कार्बन आयन बन गया और ये कार्बन आयन अब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ कंजुगेशन में है, तो इसलिए रेजोनेंस देखो प्रोसेस चलेगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो आ गए, कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, वैलेंसी 4 मेंटेन रखनी है इसलिए डबल बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, पाई बॉन्ड ही टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हो गए नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। तो ये पहले वाले नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया देखो और आगे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो कोई भी जो H है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस कब होगा, कार्बन आयन कब बनेगा, अगर वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन H एटम H पॉजिटिव के आयन की फॉर्म में जब लॉस होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन जब लॉस होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो जो कार्बन आयन बनता है वो फर्दर स्टेबलाइज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा वो फर्दर स्टेबलाइज हो जाता है।
तो बीच में जो आप ये एरो लगाएंगे हर जगह, ये डबली हेडेड एरो लगा देना आप यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस प्रोसेस चलिए यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने साइनाइड्स के अंदर। देखो साइनाइड के अंदर CN ग्रुप से जो अगला कार्बन है वो अल्फा है। उसी टाइप से बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लिए, कार्बन आयन जनरेट हुआ। अब कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इट इज प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद द मल्टीपल बॉन्ड ऑफ CN ग्रुप। तो दोनों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के, दोनों आगे शिफ्ट होते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होने से डबल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड के बाद आगे फर्दर कोई वीक बॉन्ड टूटना चाहिए, वीक बॉन्ड वहां पे है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच पाई बॉन्ड है, देखो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं। रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी, डबली हेडेड एरो से हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके एल्डिहाइड्स के अंदर। तो ये अल्फा जो पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, देखो हर जगह हम जो आपको बता रहे हैं। बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन अल्फा H एटम को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गए, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी H का भी है, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो गए, और कार्बन आयन जनरेट होके इनकी फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई द अल्फा हाइड्रोजन एटम, व्हाई द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एल्डिहाइड्स और द कीटोन्स और द साइनाइड दे आर एसिडिक इन नेचर, व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर। तो आप इसी टाइप से एक्सप्लेन करते हैं कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, द कार्बन आयन thus formed get stabilized due to the dispersal of negative charge by resonance। जैसे हमने H पॉजिटिव आयन को लॉस करने के बाद जो कार्बन आयन बना है उसका डिस्पर्सल हमने दिखाया, उसके अंदर डिस्पर्सल शो किया हमने नेगेटिव चार्ज का बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेजोनेंस। ऐसे आप कीटोन्स के अंदर देखेंगे, बस हमने एल्डिहाइड जो ऊपर लिए थे उसका H हटा के मैंने R ग्रुप ही लगाया है। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस H मोर इजिली लॉस्ट हो जाएंगे। कार्बन आयन देखो जनरेट हो गए, जो कार्बन आयन जनरेट हुआ इसका फर्दर स्टेबलाइजेशन हो गई द बाय प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब आगे शिफ्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो इसलिए एक बॉन्ड तोड़ना जरूरी, टूटेगा वही जो वीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका ब्रेकेज हुआ, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए, रेजोनेंस प्रोसेस चली, और इस टाइप से नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया यहाँ पे डिस्पर्सल, तो इसलिए कार्बन आयन जनरेट हो जाते हैं। अब नाइट्रो के केस में देखेंगे, नाइट्रो के रिस्पेक्ट में जो अगली पोजीशन है अल्फा, बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, कार्बन आयन फिर से जनरेट हो गया। अब कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इट इज प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद द डबल बॉन्ड ऑफ NO बॉन्ड, so the dispersal of negative charge can takes place more easily। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए, नाइट्रोजन के पहले से 4 बॉन्ड है, एक कोवलेंट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए एन डबल बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ, देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गई। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, इन ऑल दीज डिफरेंट केसेस व्हाई द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन नाइट्रो कंपाउंड और द एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड आर एसिडिक इन नेचर। तो उसका आंसर आप क्या लिख देना कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, द कार्बन आयन thus formed get stabilized due to the dispersal of negative charge by resonance। So alpha hydrogen atom in nitro compound in aldehyde ketone cyanide are acidic in nature। तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके कार्बन आयन और कहां पे जनरेट हो सकते हैं, इन द टर्मिनल एल्काइंस, क्योंकि एल्काइन दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनल एक इंटरनल भी होते हैं। तो सिर्फ टर्मिनल एल्काइन ऐसे होंगे जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर H प्रेजेंट होगा, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम आपका sp हाइब्रिडाइज होता है, 50% s करेक्टर होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए बेस की प्रेजेंस में तो ये और इजीली H पॉजिटिव आयन लॉस कर देगा। देखो इन प्रेजेंस ऑफ बेस NH2 नेगेटिव हमने बेस लिया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, तो जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है
जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 50% एस करेक्टर है इसके अंदर। sp हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में दो तो पाई हो गए, तो sp हाइब्रिडाइजेशन मींस 50% एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि इंटरनल एल्काइन होता, देखो हम साइड में देखो ड्रा करके दिखाते हैं आपको। देखो ये मैंने आपके सामने ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम दिखाया, लेकिन इंटरनल एल्काइन में, तो इंटरनल एल्काइन वाले अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम को लेते हैं तो इसके अंदर कार्बन के साथ तो दोनों साइड में कार्बन ही अटैच हो गए, तो इसलिए H है ही नहीं, तो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो एल्काइन हमें लेने पड़े जिसके अंदर हम कार्बन आयन जनरेट कर सकते हैं वो आपके टर्मिनल एल्काइन ही होने चाहिए। तो देखो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, अपना भी H का भी, तो इस टाइप से ये कार्बन आयन जनरेट हो गए। और ये जो कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट हुए हैं, दे गेट फर्दर इन्वॉल्व्ड itself for the formation of the new alkynes of more number of carbon atom। मीन्स जो ये रिएक्शन है ये किस में काम आती है, असेंडिंग ऑफ द सीरीज में, लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट करने के काम आएगी। आपकी जो लोअर एल्काइन है यहाँ पे कौन है, ये 2 कार्बन वाली है, तो इसका नाम है इथाइन। तो जो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 2 कार्बन है, तो वो लोग कौन हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE इथाइन। इथाइन को हायर एल्काइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी प्रोपाइन हो, ब्यूटाइन हो एंड सो ऑन, वो कोई भी हो। वो कैसे, अब फर्दर एल्काइल हैलाइड लेंगे, देखो हम कोई भी जो भी हमें न्यू एल्काइन बनानी हो, CH3Cl लिया तो क्या होगा, ये कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव। तो ये कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स द कार्बन एटम, और इसलिए Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो चला जाएगा, Cl नेगेटिव निकल गया यहाँ से। तो ये कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज था उससे देखो CH3 अटैच हो गया, तो प्रोपाइन बन गया यहाँ पे। तो जो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, बोलो कौन बन गया, प्रोपाइन। तो आपने किसको किस में कन्वर्ट किया यहाँ पे, जो आपके कौन था बोलो वहां पे, इथाइन। शुरू में जो रिएक्टेंट था बोलो कौन था आपका, इथाइन। और इथाइन से पहले क्या बना, कार्बन आयन। और उसके बाद आपने किसके साथ रिएक्शन की ही, इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ। कौन सा एल्काइल हैलाइड लें, हम वो एल्काइल हैलाइड लेंगे हमें कोरस्पॉन्डिंगली जो आपको एल्काइन कन्वर्ट करना है, जो हायर एल्काइन आपको प्रिपेयर करना है। आपको CH3 लगाना था तो आपने CH3Cl लिया, C2H5 लगाते तो आप C2H5Cl ले लेते यहाँ पे, एंड सो ऑन अकॉर्डिंगली आप वही एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे जो आपको फाइनल प्रोडक्ट में एल्काइन प्रिपेयर करनी है। तो ये हुआ नेक्स्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन of the carbon and simultaneously their involvement in the reaction for the synthesis of the higher alkyne। जो आपके कार्बन आयन है, आपने पढ़ा है एक चैप्टर जिसके अंदर हम पढ़ते थे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन से होते हैं, द मिथाइलिन द CH2 ग्रुप which is simultaneously surrounded by 2 कार्बोनिल ग्रुप। एक कार्बन हो, एक CH2 ग्रुप हो, उसके दोनों साइड में अगर कार्बोनिल ग्रुप आ जाते हैं तो आप उसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप अगर हो तो उसके जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, दे आर इवन मच मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड और द कीटोन्स। तो देखो अब हम देखते हैं कि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते किस किस में है, एसिटाइल एसीटोन। देखो इसका नाम एसिटाइल एसीटोन क्यों है, अगर हम इस पार्ट को देखो छुपा लेते हैं, देखो इतने पार्ट को देखो हम आपके सामने ड्रा करता हूँ, देखो ये पार्ट, देखो इस पार्ट को अगर हम हटा दें यहाँ से ऐसे, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इस पार्ट को हटा के यहाँ पे H लगा दे तो कौन बच गया, CH3CO CH3 मीन्स एसीटोन कहते हैं आप जिसे, क्या कहते हैं, एसीटोन। जो पार्ट हमने हाइड किया वो कौन था, COCH3 है, एसीटो है, तो इसलिए इसका कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल ग्रुप है, COCH3 कॉल्ड द एसाइल ग्रुप और द एसिटाइल ग्रुप, सो नाउ कॉल्ड द कंप्लीट नेम इज एसिटाइल एसीटोन। तो ये एसिटाइल एसीटोन है। इसके अंदर आप देखें जो बीच में हमने शो कर रखा है C के ऊपर, देखो ये H अलग से दिखा रखा है, इस बीच वाले CH2 के दोनों साइड में बोलो कौन है, CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, मींस इसीलिए ये है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। सो व्हाट आर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप व्हिच आर सराउंडेड बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप आर कॉल्ड द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर बेस की प्रेजेंस में जैसे
हमने सोडियम इथोक्साइड लिया, O नेगेटिव, OC2H5 नेगेटिव, जो अपने इलेक्ट्रॉन इस अल्फा हाइड्रोजन एटम को देगा, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, देखो यहाँ पे कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है। तो ये जो अल्फा कार्बन है, इस कार्बेनाइन की फॉर्म में देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कार्बेनाइन बन गया ये आपका। तो ये जो कार्बेनाइन यहाँ पे बन गया, इट गेट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। दो कार्बोनिल की वजह से इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकती है। किसी एक साइड में देखो हमने शो किया, यही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इस कार्बोनाइन का दूसरे साइड भी हो सकता था। तो दैट इज द रीजन व्हाई द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एसिटाइल एसीटोन आर एसिडिक इन नेचर। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एसिटाइल एसीटोन आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोनिक एस्टर, और इनकी फर्दर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। ये जो कार्बोनाइन यहाँ पे बना है, इसकी हेल्प से ये फर्दर रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे अभी आपने पिछले एग्जांपल में देखा था, जब अपने लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट किया तो किसके साथ की थी रिएक्शन? जो कार्बोनाइन बना था टर्मिनल एल्काइन से, उस कार्बोनाइन की रिएक्शन किससे की थी आपने? एल्काइल हैलाइड से, ताकि नेक्स्ट प्रोडक्ट बन गया आपका हायर एल्काइन। वहां पे आप कोई और भी ले सकते थे एल्काइल हैलाइड की बजाय। अगर आपको नेक्स्ट हायर एल्काइन कोई और बनानी हो, आप एसिड हैलाइड ले सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे जो कार्बोनाइन बने हैं, these कार्बोनाइन कैन फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, एसिड हैलाइड एंड सो ऑन टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। अब मेलोनिक एस्टर लेते हैं हम। ये बीच में CH2 ग्रुप है, CH2 के दोनों साइड में COOH ग्रुप लग जाए। देखो ये बीच में CH2 है और इसके इधर भी COOH होता, इधर भी देखो ये COOH होता, तो आप उसे मेलोनिक एसिड कहते हैं। लेकिन COOH की बजाय देखो R लगा दिया हमने, सो नाउ कॉल्ड द मेलोनिक एस्टर। कौन बन गया ये मेलोनिक एस्टर? तो यहाँ पे भी बीच में जो ये आपका ग्रुप है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 ग्रुप, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप। तो उसी टाइप से बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन H को डोनेट किए और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए, तो कार्बोनाइन का जनरेशन हुआ। तो जो कार्बोनाइन यहाँ पे बन गया, इट कैन बी फर्दर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। दोनों कार्बोनिल की तरफ नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो सकता है। और ये जो कार्बोनाइन बना है यहाँ पे, it can further involved in the reaction with the alkyl halide, acid halide के साथ ये further involve हो सकता है रिएक्शन के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है फॉर्मेशन एंड देयर फर्दर इन्वॉल्वमेंट इन द रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एसीटो एसिटिक एस्टर। तो ये हमने लिया, देखो हम उसी टाइप से क्या करते हैं, अगर हम इस पार्ट को छुपो ले, ध्यान से देखना, ये एसीटो जो ग्रुप है, एसिटाइल जो ग्रुप है, तो आगे ये क्या बच गया? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है CH3, देखो ये CH3, COOH होता है, यहाँ पे H होता तो एसिटिक एसिड होता, R लगा दिया तो एस्टर बन गया। तो क्या बन गया? एसिटिक एस्टर। तो कौन हो गया ये? एसिटिक एस्टर। और देखो ये एसिटिक एस्टर, एसिटिक एस्टर में हमने एसिटो ग्रुप लगा रखा है, देखो ये इधर, देखो एसिटो ग्रुप है, सो कॉल्ड द एसिटो एसिटिक एस्टर। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है एसिटो एसिटिक एस्टर की। तो एसिटो एसिटिक एस्टर में भी क्या है, एक साइड में तो एसिटो ग्रुप लगा हुआ है, देखो एक साइड में एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, देखो COOR, बीच में मिथाइलिन ग्रुप है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप, सो इट इज द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो बेस की प्रेजेंस में बेस अपने इलेक्ट्रॉन जो अल्फा पोजीशन वाले जो H है, देखो ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को देगा और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे शिफ्ट होंगे, कार्बोनाइन जनरेट हो जाएगा। The carbanion thus formed get stabilized due to the dispersal of negative charge by resonance। और जो कार्बोनाइन बने हैं यहाँ पे इन ऑल द 3 केसेस, चाहे वो एसिटाइल एसीटोन हो, मेलोनिक एस्टर हो, एसिटो एसिटिक एस्टर हो, इन तीनों केसेस में जो कार्बोनाइन बने हैं, these कार्बोनाइन act as the nucleophile and they get involved in the ascending of series and in the formation of large number of organic compound on their reaction with the alkyl halide or the acyl halide। एक लेक्चर हमने पहले आपको बताया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेक्चर नंबर जो 6 है, मैंने लिखा भी है, देखो यहाँ पे
उसको आप दोबारा से देख सकते हैं। वहां पे हमने ये जो तीनों कंपाउंड आपके एसिटाइल एसीटोन मेलोनिक एस्टर और एसिटो एसिटिक एस्टर की जो फर्दर इन्वॉल्वमेंट है, जो कार्बेनाइन बना है, इनकी फर्दर इन्वॉल्वमेंट के बाद और क्या क्या कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं, तो आप लेक्चर नंबर 6 कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें। वहां पे फुल कंप्लीट रिएक्शन एक्सप्लेन कर रखी है हमने। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जितने भी जो कार्बन आयन बनते हैं, जैसे अभी हमने बताया कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसी को आप बेस भी कह सकते हो और न्यूक्लियोफाइल भी। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसी अपना इलेक्ट्रॉन H को दे दे तो बेस, H को ना दे के किसी भी और एटम को दे दे लाइक कार्बन, तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। तो ये जो कार्बन आयन बनते हैं, दे गेट इन्वॉल्वड इन डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन दिखाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स दिखाते हैं, लेकिन इसमें दोनों सिमिलर मोल होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे और बेसिक वीडियो में चलती है। देखो ये हमने शो किया, ये हमने कीटोन ले लिया, कार्बोनिल ग्रुप से अगला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है आपका। इस अल्फा कार्बन के ऊपर बोलो क्या लगे हुए हैं? बोलो H, सो इट इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखो ये अल्फा के ऊपर H है आपके। अभी हमने पीछे सीखा अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक के नेचर, तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएंगे, कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। 1 मोल यूज हो चुका है आपके कीटोन का। तो अगर बिल्कुल ऐसा ही 1 मोल और ले लें और इस कार्बन आयन की रिएक्शन करवा दें, तो क्या होगा? इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होगा? ऑक्सीजन के ऊपर शो करना है ये हमें। ऑक्सीजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बिकॉज इट विल नाउ डोनेट देयर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी टू द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम। देखो इसको इसने डोनेट किया, दोनों इलेक्ट्रॉन फर्दर ऑक्सीजन की तरफ चले गए, क्योंकि डोनेट करने का मतलब बॉन्ड बनना। एक नया बॉन्ड बनेगा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए CO बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब देखो हमने क्या शो किया, इस कार्बन, ये कार्बन कार्बन के ऊपर देखो दो ये जो CH3 लगे हुए थे, देखो ये दो CH3, ये देखो हमने यहाँ पे शो कर दिए। अब ध्यान से देखते जाना। और ये कार्बन जो डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव के पास बोलो क्या आके लग जाएगा? ये OH। ये रेड बॉन्ड से जो हमने दिखाया ये नया बॉन्ड बन गया है, किसके साथ बोलो? CH2 के साथ। और CH2 के आगे ये क्या लग गया? ये COCH3। देखो ये जो पहले था COCH3। तो इस टाइप से ये आपकी फाइनल स्ट्रक्चर बन जाती है। और जो ये फाइनल स्ट्रक्चर बनी इसे आप कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं? दैट फाइनल स्ट्रक्चर दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड द एल्डोल। यहाँ पे आपने दोनों के दोनों जो मोल्स लिए हैं कीटोन्स के, बोथ आर सेम। आप एल्डिहाइड भी ले सकते थे, कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले, लेकिन दोनों सेम होंगे, कॉल्ड द एल्डोल कंडेंसेशन। अगर दोनों डिफरेंट ले लें, देखो नेक्स्ट इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, के इट इन्वॉल्व्स 2 different mole of aldehyde ketones. Out of these, one must have alpha hydrogen atom and the reaction takes place in the basic medium. तो देखो उसी टाइप से फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है। हमने ये कीटोन लिया, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन अल्फा हाइड्रोजन को दिए और अल्फा कार्बन के ऊपर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं CH बॉन्ड के, और कार्बन आयन देखो इस टाइप से जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लेंगे अब आपका दूसरा मोल एल्डिहाइड या कीटोन का, वो सेम नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, पहले वाला हमने एसीटोन लिया है, दूसरे वाले में देखो हमने यहाँ पे R वैल्यू पुट कर दी, R। तो देखो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन आयन है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बिकॉज इट विल नाउ डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम। और कार्बन के अब 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो जो पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड CO के बीच में, वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। तो देखो दोबारा से ये नए बॉन्ड बन गए, देखो R, तो ये R ही रहा। आगे C, देखो C है, कार्बन के ऊपर जो CH3 था देखो ये CH3 हो गया, देखो ये वाला CH3। C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो गया, O के ऊपर देखो H लग गया। रेड बॉन्ड से हमने दिखाया न्यू बॉन्ड बन गया, किसके साथ? इस CH2 के साथ, नया बॉन्ड बन गया CH2। आगे COCH3 है ही। तो नाउ द प्रोडक्ट कॉल्ड द एल्डोल, इसे भी एल्डोल कहते हैं। बट नाउ द प्रोसेस कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बिकॉज द 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन यूज देयर आर नॉट द सेम वन। तो जो दोनों मोल हैं वो आपके क्या है? बोलो वो सेम नहीं है, वो आपके क्या हैं? वो आपके डिफरेंट हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, जिसमें जो ये R की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे पुट की है, यहाँ पे जो R है, अगर उसको हम बेंजीन पुट कर दें,
उसको हम क्या पुट कर दें, बेंजीन। द रिएक्शन कॉल्ड द क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, और सेम रहेगी देखो। It involves the two different mole of aldehyde ketone. Out of these, one must have alpha hydrogen atom and other mole should be benzaldehyde. और दूसरा क्या होना चाहिए आपका, दूसरा मोल आपका एल्डिहाइड ही होगा, बेंजल्डिहाइड ही होगा। रिएक्शन बेसिक वीडियो में चलेगी। देखो स्टार्टिंग पॉइंट वही सेम, बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए बोलो, अल्फा हाइड्रोजन एटम को। CH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, हाइड्रोलिटिक फिशन, कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, कार्बन आयन जनरेट हो गई। अब जो नेक्स्ट हम लेंगे वो बेंजल्डिहाइड ही लेना है हमें, ये फिक्स है यहाँ पे। क्लेजन स्मिथ ने जो रिएक्शन की, अब इसके अंदर भी कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर होगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन आयन बना, इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, इट विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम। कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बोनिल ग्रुप में जो CO बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट बन गया देखो बेंजीन एज सच। C सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो OH में देखो कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ पे OH। C सिंगल बॉन्ड H, देखो ये नीचे हमने H दिखा दिया। नया बॉन्ड रेड बॉन्ड से दिखाया वो CH2 के साथ, देखो CH2 हमने ओपन फॉर्म में लिख दिया, आगे CO CH3 है। तो इस टाइप से आपका ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम स्लाइटली हीट कर दे तो इसके अंदर से वाटर लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखें बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड है, देखो डबल सिंगल डबल, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप वाला देखो ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ? नो, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप वाले डबल बॉन्ड के आगे देखो क्या है, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है। अगर बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है कहीं पे, कहाँ पे, ये बीच वाला जो हमने टिक किया है देखो ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे किसी तरह से डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड बोलो यहाँ पे कैसे आ सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है कि जो ये OH और H है यहाँ से वाटर लॉस हो जाए। देखो अगर हम हीट कर दे तो वाटर ही लॉस हो जाता है। देखो ये H और ये OH जो भी हमने सर्कल करके दिखाया, दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आने से कंजुगेशन एक्सटेंड हो जाती है। तो यही रीजन है कि वाटर लॉस हो जाता है। ड्यू टू द एक्सटेंडेड कंजुगेशन द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज द सिनेमेल्डिहाइड। प्रोडक्ट जो बना है वो कौन है आपका, सिनेमेल्डिहाइड है। तो ये डिफरेंट रिएक्शन है जो आपने देखी, जो जिसके दौरान कार्बन आयन जनरेट होता है रिएक्शन के दौरान, और कार्बन आयन फर्दर इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन के अंदर। तो यही तो हमारी हेडिंग है, फॉर्मेशन एंड द रिएक्शन ऑफ द कार्बन आयन। ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन आयन आपके जो एल्कीन फॉर्मेशन होती है एल्काइल हैलाइड से, उसके अंदर जैसे हमने ये सिंपल एल्काइल हैलाइड लिया जिसमें नंबरिंग कर दी 1 2, तो पहला कार्बन नंबर 1 वाले को अल्फा कहते हैं, दूसरे वाले को बीटा कहते हैं। तो बीटा पोजीशन के ऊपर जो H है, बेस की प्रेजेंस में बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन बीटा H को दिए, कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन रह गए, कार्बन आयन जनरेट हो गया। देखो कार्बन आयन जनरेट, अब ये जो कार्बन आयन बना है ये फर्दर इन्वॉल्व हो भी सकता है किसी और रिएक्शन में, जैसे हमने पीछे देखा, या खुद ही यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अपनी इसी रिएक्शन में कर दे कि दोनों इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर शिफ्ट कर दें। देखो यहाँ पे अगले कार्बन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए और Cl निकल जाए तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस टाइप से एल्कीन भी बन सकती है। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुई यहाँ पे, तो इस टाइप से आपके एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। सो दीज आर द डिफरेंट reaction in which the carbon ion get generate and further involved in the reaction। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते चले जाएंगे उसके अंदर आप और भी बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे, आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो दैट ऑल अबाउट द कार्बन आयन। थैंक यू।